स्टोरी लवर्स पेश करती हूँ स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ कहानी का दूसरा भाग। माइकल का घर मार्बल से बना एक बहुत बड़ा घर था। उसके घर के बाहर गार्डन में बहुत से फूल खिले थे। शानदार कपड़े पहने लोग लॉन में टहल रहे थे, जिससे रिचर्ड को अपने साधारण और पसीने से भीगे जंगल के कपड़ों में अचानक ही अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन उसे अपने घर जाकर कपड़े बदलने में समय बर्बाद करना सही नहीं लगा। इसके अलावा उसके दिमाग में इससे भी ज्यादा जरूरी बातें चल रही थी। दूसरी ओर कहलन ज्यादा अलग नहीं लग रही थी। उसने जो सुंदर सफेद पोशाक पहनी थी, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो भी जंगल से सीधी आई है। पहाड़ी पर हुए खून खराबे के बावजूद उसके कपड़ों पर खून का एक दाग भी नहीं था। कहलन ने नोटिस किया था कि सीमा पार करने की बात सुनकर रिचर्ड बहुत परेशान हो गया था, तो उसने इसके बारे में फिर से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय कहलन ने रिचर्ड से वेस्टलैंड, जो कि सीमा के इस तरफ की जगह थी जहां रिचर्ड का गांव बसा था, उसके बारे में पूछना शुरू किया। वहां के लोग कैसे हैं और वो कहाँ रहता है? रिचर्ड ने उसे अपने जंगल के घर के बारे में बताया, जहां वो गांव से थोड़ा दूर अकेले रहना पसंद करता है और वो हार्टलैंड जंगल का वुड्स गाइड है। उसका काम लोगों को जंगलों की सैर कराना और वहां काम आने वाली जरूरी बातें समझाना है। क्या तुम्हारे घर में चूल्हा है? कहलन ने रिचर्ड से पूछा। हाँ है, रिचर्ड ने जवाब दिया। क्या तुम उसका इस्तेमाल करते हो? हाँ, मैं अक्सर उसी पर खाना पकाता हूँ, रिचर्ड ने जवाब दिया। पर क्यों? कहलन ने बस अपने कंधे उचका दिए और दूर देखते हुए कहा, मुझे बस आग के सामने बैठना अच्छा लगता है, बस इतनी ही बात है। दिन की घटनाओं से घबराहट के बावजूद रिचर्ड को अच्छा लग रहा था कि किसी से उसे बात करने का मौका मिला। भले ही कहलन उससे बहुत सारी बातें छुपा रही हो, फिर भी उसके साथ बातचीत करना रिचर्ड को अच्छा लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने गहरी आवाज में रिचर्ड से बोला, अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। क्या इनविटेशन? रिचर्ड ने घूमकर देखा। ये उसका पुराना दोस्त चेज था, जो उससे मजाक कर रहा था। चेज के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। रिचर्ड भी मुस्कुरा दिया और सीमा रक्षक चेज से हाथ मिलाया। चेज एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था। उसकी कमर में एक और चाकू लगे थे और दूसरी ओर 6 ब्लेड वाला एक छोटा त्रिशूल। उसके पीछे कमर पर तलवार और क्रॉसबो भी बंधी हुई थी। रिचर्ड ने नोटिस किया कि चेज कहलन को देख रहा है। रिचर्ड ने कहलन का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया और कहा, चेज, ये मेरी दोस्त कहलन है। उसने फिर कहलन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये है चेज, ये मेरा पुराना दोस्त है, हम इसके साथ सुरक्षित हैं। फिर चेज की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम भी कहलन पर भरोसा कर सकते हो। कहलन ने चेज की ओर देखकर हल्की मुस्कान ली और सिर हिलाकर उसे ग्रीट किया। चेज ने भी सिर हिलाया। फिर चेज ने चारों ओर घूमकर देखा कि किसी का ध्यान उन पर तो नहीं है। फिर उसने उन्हें किनारे पर खड़ा कर दिया और कहा, तुम्हारे भाई ने सीमा के सभी रक्षकों को अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बुलाया है। क्या? ऐसा क्यों? रिचर्ड हैरान था। उसके पास तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, उसे सीमा रक्षकों की क्या जरूरत पड़ गई? चेज बोला, क्या जरूरत होगी ये तो वही जाने। माइकल ने शायद हमें सिर्फ औरों को इम्प्रेस करने के लिए बुलाया है। लोग सीमा रक्षकों से डरते जो हैं। रिचर्ड ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई और रक्षक वहां दिखाई नहीं दिया। वैसे उसे पता था कि रक्षक खुद को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। चेज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे लोग यहाँ हैं, भरोसा रखो। रिचर्ड ने चेज को बताया कि कैसे उन पर 4 लोगों ने हमला किया था। चेज का चेहरा गंभीर हो गया। कौन लोग थे? रिचर्ड ने सिर हिलाते हुए बोला, चारों अब पहाड़ी के नीचे चट्टानों पर गिरकर मरे पड़े हैं। चेज ने गहरी सांस ली और पूछा,
कैसे हुआ ये सब? रिचर्ड ने कहलन की ओर देखा, फिर चेज की ओर, और फिर वो बोला, शायद ऊपर वाले ने हमको बचाया। चेज ने उन दोनों को शक की नजर से देखा और कहा, माइकल को मत बताना, उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चक्कर है, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मेरे घर में सुरक्षित रह सकते हो। रिचर्ड ने सिर हिलाया और बोला, हमें अंदर चलना चाहिए, माइकल मेरा इंतजार कर रहा होगा। चेज ने जाते जाते कहा, सुनो, जेड तुमसे मिलना चाहता है। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, कह रहा था कि बहुत जरूरी बात है। रिचर्ड ने अपने कंधे के ऊपर देखा और वही अजीब सांप जैसा बादल देखते हुए बोला, मुझे भी उससे मिलना है। जाते जाते चेज ने रिचर्ड से पूछा, तुम्हें जंगल में कुछ मिला? तुम इतने दिनों से पता नहीं वहाँ क्या ढूंढते फिर रहे हो। रिचर्ड ने अपने दुखते बाएं हाथ को उठाते हुए सिर हिलाया और बोला, हाँ मिला, और उससे काटा भी। चेज फिर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। रिचर्ड और कहलन भीड़ में शामिल होकर घर के अंदर चले गए। माइकल का घर पूरा कीमती मार्बल से बना हुआ था, जो रोशनी में चमक रहा था। रिचर्ड को तो हमेशा लकड़ी की गर्माहट ही पसंद थी, लेकिन माइकल को महंगी चीजों का शौक था। रिचर्ड को याद आया कि जब उनकी माँ जिंदा थी, वो और माइकल मिट्टी में घर और किले बनाया करते थे और पेड़ की टहनियों से खेलते थे। रिचर्ड तब माइकल की मदद करता था और अब वो चाहता था कि माइकल उसकी मदद करे। आए हुए अमीर गेस्ट में रिचर्ड की जान पहचान के जो लोग थे, उससे जब हाथ मिलाते तो जल्दी से हाथ मिलाकर निकल जाते। कहलन एक अजनबी जगह से थी। रिचर्ड को थोड़ी हैरानी हुई कि फिर भी वो इन बड़े अमीर लोगों के बीच कितनी नॉर्मली पेश आ रही थी। उसे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वरना हथियारों की टोली बेवजह किसी साधारण व्यक्ति का पीछा नहीं कर सकती। रिचर्ड सोच रहा था कि अगर वो अफवाह सच थी कि सीमा पार से मायावी प्राणी आ रहे हैं, तो पूरे वेस्टलैंड पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के लोग डरे हुए थे, रात में बाहर जाने से घबराते थे, और उन्होंने ये किस्से भी सुनाए थे कि कुछ लोगों को आधा खाया हुआ पाया गया है। पहले तो रिचर्ड ने भी इन बातों को बनाई हुई मानकर टाल दिया था, लेकिन अब नहीं। रिचर्ड उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था कि इस सब के बारे में वो किससे बात करे। वो चाहता था कि कहलन को लेकर वहां से चला जाए। तभी उसे याद आया कि जेड ने उसे बताया था, सीमा बनने से पहले वो मिडलैंड्स में रहता था। वैसे जेड मिडलैंड्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। रिचर्ड को लग रहा था कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके पिता की मौत से जुड़ी हुई है। जब लोगों की बातों से कहलन को रिचर्ड के पिता के बारे में पता चला, तो उसने रिचर्ड का हाथ पकड़ लिया और कहा, रिचर्ड, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिता के बारे में, मुझे माफ करना, मुझे बहुत दुख हुआ जानकर। रिचर्ड ने हल्का सा कंधा उचकाया और कहलन को थोड़ा बताया कि क्या हुआ था। कहलन ने सब सुना और कहा, मुझे खेद है रिचर्ड, शायद तुम अकेले रहना पसंद करोगे। रिचर्ड मुस्कुराकर बोला, नहीं, सब ठीक है, मैं पहले ही काफी अकेला रह चुका हूँ, किसी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है। रिचर्ड ने सोचा, ये माइकल कहाँ है? ये बड़ी अजीब बात है, वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? तभी रिचर्ड को याद आया कि कहलन ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। इतनी सारी लजीज चीज खाने की वहाँ रखी हुई थी, फिर भी अभी तक कहलन ने खाने की बात नहीं करी। रिचर्ड ने सोचा, कहलन की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। फिर रिचर्ड कहलन के करीब झुककर बोला, भूख लगी है? बहुत, कहलन ने कहा। बहुत सी अलग अलग तरह की मजेदार खाने की चीजें मेज पर सजी हुई थी। नौकर लगातार आ जा रहे थे ताकि प्लेट्स भरी रहे। कहलन ने अचानक रिचर्ड से पूछा, कुछ नौकरानियों के बाल लंबे हैं, क्या उन्हें इस बात की इजाजत है? रिचर्ड ने चारों तरफ देखा,
थोड़ा हैरान होकर वो बोला, हाँ, कोई भी कैसे भी बाल रख सकता है, जैसा वो चाहे। रिचर्ड ने कहलन से पूछा, क्या लोग तुमसे तुम्हारे बाल कटवाने के लिए कहते हैं? कहलन ने जवाब दिया, नहीं, किसी ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। बस मेरे यहाँ एक औरत के बालों की लंबाई से उसके स्टेटस और पोजीशन का पता चलता है। रिचर्ड बोला, तो फिर तुम तो बहुत ऊंचे दर्जे की होगी। तुम्हारे लंबे और सुंदर बालों को देखते हुए मेरा मतलब है। कहलन ने उसे हल्की सी मुस्कान दी जिसमें कोई खुशी नहीं थी और बोली, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। रिचर्ड उसे सीरियस होता देखकर बोला, अगर मैंने कुछ ऐसा पूछा हो जो एक दोस्त को नहीं पूछना चाहिए तो मेरा कान खींच दो। ये सुनकर कहलन की थोड़ी मुस्कान खिल उठी, वही प्यारी मुस्कान जो उसने पहले उसे दी थी। ये देखकर रिचर्ड भी मुस्कुरा उठा। फिर दोनों खाने पर टूट पड़े। खाना खाते हुए कहलन बोली, ये खाना बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता हमारे देशों में उतना अंतर है जितना तुम्हें लगता है। रिचर्ड को ये सुनकर खुशी हुई। काफी खा लेने के बाद फिर कहलन ने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और खाते हुए कमरे के किनारे की तरफ चलने लगी। रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बीच बीच में वो किसी न किसी से हाथ मिलाता रहता। कहलन एक खंबे के पास जाकर रुक गई जहाँ कोई नहीं था और रिचर्ड से बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा चीज ला सकते हो? ठीक है, बोलकर रिचर्ड ने भीड़ के बीच से होते हुए खाने की मेज पर पहुंचने का रास्ता बनाया और 2 टुकड़े चीज के उठाए, जिसमें से एक रास्ते में खुद ही खा लिया। जब रिचर्ड ने चीज कहलन को दी तो कहलन ने चीज लिया और खाने के बजाय उसे फेंक दिया और बोली, मुझे चीज पसंद नहीं। कहलन उसके पार कमरे में किसी जगह को देख रही थी। रिचर्ड ने बोहे सिकोड़ ली और बोला, फिर तुमने इसे क्यों मांगा? कहलन बोली, मुझे देखते रहो, तुम्हारे पीछे कमरे के उस पार 2 आदमी हैं, वो हमें देख रहे हैं। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझे देख रहे हैं या तुम्हें। जब मैंने तुम्हें चीज लाने के लिए भेजा तो उन्होंने तुम्हें जाते और लौटते देखा। उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब वो तुम्हें देख रहे हैं। रिचर्ड ने भीड़ के सिरों के पार कमरे के छोर की ओर देखा और बोला, अरे वो तो माइकल के आदमी हैं। वो मुझे जानते हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि मेरी हालत इतनी बुरी क्यों है। रिचर्ड ने कहलन की आंखों में देखा और धीरे से कहा ताकि कोई सुन ना सके, सब ठीक है कहलन, शांत हो जाओ। वो लोग जो सुबह थे अब नहीं रहे, तुम अब सुरक्षित हो। कहलन बोली, और भी आएंगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारी जान को पहले ही खतरे में डाल दिया है। मैं तुम्हें और खतरे में नहीं धकेलना चाहती। तुम मेरे दोस्त हो। अब कोई और तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता, खासकर अब जबकि तुम यहाँ मेरे गांव हार्टलैंड में हो। रिचर्ड आत्मविश्वास से बोला। कहलन ने रिचर्ड की शर्ट की कॉलर में अपनी उंगलियां डाली और रिचर्ड के चेहरे को अपने पास खींच लिया। उसकी हरी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी निराशा की चमक थी। कहलन बहुत धीरे से बोली, जब मैं अपने देश से निकली थी तब 5 जादूगरों ने मेरे कदमों पर जादू कर दिया था ताकि कोई भी मुझे ट्रैक न कर सके और ना ही मेरा पीछा कर सके। और फिर उन 5 ने खुद को मार डाला ताकि उनसे कोई मेरा पता ना उगलवा सके। ये बोलते हुए उसके गुस्से में दांत भींचे हुए थे और उसकी आंखें नम थी, वो कांपने लगी थी। जादूगर शब्द सुनकर रिचर्ड शॉक्ड हो गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहलन की उंगली अपनी शर्ट से हटाई। कहलन के दोनों हाथों को पकड़कर रिचर्ड बोला, मुझे माफ कर दो। कहलन बोली, रिचर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज तुम वहां नहीं होते तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरे साथ वो क्वाड क्या क्या करता। वो चारों जो मेरे साथ करते उससे तो मर जाना बहुत अच्छा है। तुम उन आदमियों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। रिचर्ड के हाथों पर सिरहन सी दौड़ गई। उसने कहलन को पीछे खींच लिया और कोने में ले गया।
जहाँ से वो दिखाई ना दे, और फिर बोला, मुझे माफ करना कहलन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और तुमने भी कुछ ज्यादा बताया नहीं। मैं भी डरा हुआ हूँ। आज चट्टानों पर मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था और मैं तो कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाया। कहलन बोली, जो तुमने किया उससे बहुत फर्क पड़ा। यही हमें बचाने के लिए काफी था। चाहे तुम्हें जितना भी कम लगे, वो काफी था। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज हम बचते नहीं। और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचे। रिचर्ड ने कहलन का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, ऐसा नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है जेड, शायद वो हमें बता सके कि हमें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें सुरक्षित रखा जा सके। वो थोड़ा अजीब है, लेकिन वो सबसे बुद्धिमान आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। अगर कोई जानता होगा कि हमें क्या करना है तो वो जेड ही है। मुझे तुम्हें जेड के पास ले जाने दो। जैसे ही माइकल अपना भाषण खत्म करता है, हम मेरे घर चलेंगे। तुम वहाँ आग के पास बैठ सकती हो और सुबह मैं तुम्हें जेड के पास ले जाऊंगा। फिर मुस्कुराते हुए रिचर्ड ने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ देखो। कहलन ने मुड़ के देखा। खिड़की के बाहर चेज खड़ा निगरानी कर रहा था। रिचर्ड आगे बोला, चेज के लिए एक क्वाड को मारना बच्चों का खेल है। जब से हमने उसे उन आदमियों के बारे में बताया है, तुम्हें पता भी नहीं है, पर तभी से वो तुम्हारी निगरानी कर रहा है। कहलन की आंखें अभी भी नम थी। वो बोली, मैं जादू की मदद से सीमा पार करके आई हूँ। मुझे लगा कि वेस्टलैंड में आकर अब मैं सुरक्षित रहूंगी, पर पता नहीं वो आदमी मुझ तक कैसे पहुँच गए। उन्हें ऐसा नहीं कर पाना चाहिए था। उन्हें तो ये भी पता नहीं होना चाहिए था कि मैंने मिडलैंड्स छोड़ दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहलन की बात सुनकर रिचर्ड उसे समझाते हुए बोला, देखो, फिलहाल तो तुम सुरक्षित हो। वैसे भी यहाँ आने में दूसरे क्वाड को कुछ दिन तो लगेंगे ही, है ना? तब तक हम कोई हल निकाल ही लेंगे। कहलन की घबराहट थोड़ी कम हुई और उसने कहा, शुक्रिया रिचर्ड साइफर, मेरे दोस्त। लेकिन ये जान लो, अगर मैं तुम्हारे लिए खतरा बनी तो इससे पहले कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहलन ने फिर रिचर्ड के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपनी आंखों के नीचे के आंसू पोंछे और बोली, मुझे अभी भूख लगी है, क्या हम थोड़ा और खा सकते हैं? रिचर्ड मुस्कुराया, बिल्कुल, चलो फिर। वो फिर खाने की मेज पर लौट आए और माइकल का इंतजार करते हुए खाने लगे। जब माइकल आया तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। फिर उसने स्टेज पर चढ़कर अपना भाषण शुरू किया। सबसे पहले उसने सबका धन्यवाद किया, उसे प्रधान चुनने के लिए। फिर उसने लोगों से बोला, पुराने ख्यालात के बंधनों को तोड़कर हम सबको एक नए भविष्य में कदम रखना है, जहाँ कोई सीमाएं नहीं होंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारी आने वाली संतानें एक संयुक्त दुनिया में जन्म लेगी। जल्द ही वेस्टलैंड, मिडलैंड और धारा, इन तीनों देशों को अलग करने वाली बाउंड्रीज नष्ट कर दी जाएगी। हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। पर शांति बनाए रखने के लिए एक बात जरूरी होती है, जंग के लिए भी तैयार रहना। इसलिए हार्टलैंड की सुरक्षा के लिए मैं एक बड़ी आर्मी तैयार कर रहा हूँ। सारे गार्ड्स अब आर्मी में जाएंगे और गांव के अंदर की देखरेख अब सीमा रक्षक करेंगे। माइकल की ये बात सुनकर पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा। रिचर्ड भी माइकल की बातें ध्यान से सुन रहा था। माइकल ने फिर आगे बोलना शुरू किया, मेरे साथियों, अब मैं उस जरूरी मुद्दे पर आता हूँ जिसकी वजह से सब परेशान हैं। ये सब मायावी प्राणियों की बातें आजकल जो फैल रही हैं, सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है। हार्टलैंड में जितनी भी जानें हाल ही में गई हैं, उसका असली कारण है आग। हमारी असली दुश्मन आग है। उसी ने कितनी बार हमसे हमारे प्रियजनों को छीना है। मैं और मेरा भाई भी अपनी प्यारी माँ को आग की वजह से ही बचपन में खो बैठे थे। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि आग को काबू करने का तरीका मैं जल्द ही निकाल लूंगा। फिर कोई हादसा नहीं होगा, ना ही कोई जान जाएगी। लोगों ने फिर से ताली बजाना शुरू कर दिया। माइकल ने इशारे से उन्हें चुप कराते हुए कहा, दोस्तों, अब मुझे इजाजत दें, मुझे अपने भाई से भी मिलना है। ये कहकर वो स्टेज से उतरकर रिचर्ड के पास जाने लगा। रिचर्ड मन में सोच रहा था, ये माइकल आजकल बहुत बदल गया है, और ये माँ के बारे में क्या ऊटपटांग बोल रहा था। माँ की मौत का कारण सिर्फ आग ही नहीं थी। जब रिचर्ड बहुत छोटा था तो एक दिन उनके घर पर एक गांव वाला बड़े गुस्से में उनके पिता से किसी बात पर झगड़ने आ गया था। उन दोनों की हाथापाई भी शुरू हो गई थी। गलती से एक लालटेन के फर्श पे गिरने की वजह से घर में आग लग गई थी। उनकी माँ सबसे पहले माइकल और उसे सुरक्षित घर के बाहर निकाल के ले आई, पर पता नहीं वो ऐसी क्या जरूरी चीज घर में भूलकर आई थी कि वो वापस जलते हुए घर में उसे लेने के लिए चली गई और आग की चपेट में आ गई। घर के साथ उनकी माँ भी जलकर मर गई। उनकी माँ की जान उस आदमी के गुस्से की वजह से गई थी। ये बात उनके पिताजी ने उन्हें समझाई थी। जब माइकल रिचर्ड के पास पहुंचा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो भाई, कैसी लगी मेरी स्पीच? शानदार थी ना? रिचर्ड चुप रहा। फिर थोड़ा रुककर उसने माइकल से पूछा, पिताजी के हत्यारे को ढूंढने के लिए जो तुमने लोग भेजे थे, उन्हें कुछ पता चला? माइकल थोड़ा खींच के बोला, अरे भाई, तुम अब तक नहीं समझे? बुढ़ा खुद अपनी गलती से मरा है। उसे अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का जो शौक था, जरूर उसने किसी की कोई ना कोई चीज चुराई होगी, जिसको लेने उसका असली मालिक घर आया होगा, और बुढ़े ने जब वो चीज लौटाने से इनकार किया होगा तो उस चीज के मालिक ने ही बुढ़े को मार डाला होगा। जो आदमी मैंने खोजबीन करने के लिए भेजे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आया, पर वो सबके सामने माइकल से लड़ाई करके कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था। वो फिर लौट कर जाने लगा। तभी माइकल बोला, अरे ये तुम्हारे साथ सुंदर सी लड़की कौन है? कैहलन ने माइकल को ग्रीट किया। माइकल रिचर्ड से बोला, आज तुम मेरे यहाँ ही रुको। रिचर्ड उसे मना करते हुए बोला, मुझे जेड से मिलना है। माइकल जेड का नाम सुनकर चिढ़ते हुए बोला, वो बेवकूफ बुढ़ा तुम्हें ऊट पटांग बातें सिखाता रहता है, उससे दूर रहा करो। फिर अचानक एक झटके से माइकल ने कैहलन का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम तो रुक जाओ यहाँ मेरी खास मेहमान बनकर डियर। कैहलन ने उसे बोला, मेरा हाथ छोड़ो, पर माइकल ने हाथ और ज्यादा कस के पकड़ लिया और मुस्कुराने लगा। कैहलन ने गुस्से से अपना हाथ जोर से खींचा और पलटकर वहां से चली गई। रिचर्ड भी माइकल को गुस्से से देखते हुए कैहलन के पीछे पीछे वहां से निकल गया। रिचर्ड कैहलन के पीछे भागा। एक पेड़ के पास पहुंचकर कैहलन रुक गई। रिचर्ड ने उसके कंधे को छुआ तो वो मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रिचर्ड बोला, कैहलन, मुझे माफ कर दो। कैहलन ने उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई को मुझे तुम्हारे साथ देखकर जलन हो रही थी। रिचर्ड बोला, मुझे उसे रोकना चाहिए था। कैहलन ने जवाब दिया, तुमने बहुत ठीक किया। वही तो वो चाहता था कि तुम मुझसे कुछ कहो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है रिचर्ड, वो उसे अपने लिए चाहता है। रिचर्ड कैहलन को लेकर हार्टलैंड के जंगल में बने अपने घर की तरफ बढ़ गया। चलते चलते रिचर्ड ने सड़क के पास लटक रही एक टहनी से एक ओक का पत्ता तोड़ लिया और उससे खेलते हुए कैहलन से बोला, तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती हो, तुम समझदार हो। कैहलन बोली, हाँ, शायद हूँ। रिचर्ड आगे बोला, क्या यही कारण है कि वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं? कैहलन चलते हुए उसकी ओर देखने लगी और बोली, वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि वो सच्चाई से डरते हैं। एक कारण जिससे मैं तुम पर भरोसा करती हूँ वो ये है कि तुम सच्चाई से डरते नहीं। ये सुनकर रिचर्ड मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार मैं सच्चाई का सीकर जो हूँ।
ये सुनकर कहलन को अचानक झटका लगा। वो रुक गई। उसने रिचर्ड का हाथ पकड़कर पूछा, तुमने अभी अभी क्या कहा? रिचर्ड बोला, क्या तुम्हारा मतलब सच्चाई का सीकर? मुझे जेड कभी कभी यही बुलाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा चीजों की सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वो मुझे सच्चाई का सीकर कहता है। पर ये सुनकर तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, कहलन बोली। रिचर्ड ने फिर कहा, अच्छा, क्या तुम मुझे कम से कम ये बता सकती हो कि वो कौन है जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं? कहलन सड़क पर चुपचाप चलती रही। फिर थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, वो एक बहुत ही बुरे आदमी के फॉलोअर्स हैं। उसका नाम है डार्किनरॉल। अब प्लीज मुझसे और सवाल मत करो। मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती। डार्किनरॉल, रिचर्ड ने सोचा, कम से कम उसे कहलन के दुश्मन का नाम तो पता चला। रिचर्ड को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। वो अपने चाकू और बैकपैक के साथ साथ एक और चीज घर पर भूल आया था। वो एक लॉकेट था जो उसके पिता ने उसे दिया था। रिचर्ड के पिता ने उसे एक सीक्रेट किताब का रक्षक बनाया था और वो लॉकेट इस बात का सबूत था कि वो किताब उसके पिता ने चुराई नहीं थी, बल्कि सेफ रखने के लिए बचाई थी। लॉकेट में एक तिकोने आकार का दांत लगा था। रिचर्ड इस लॉकेट को अपनी गर्दन पर हमेशा पहन के रखता था, लेकिन आज वो अपने चाकू और बैकपैक की तरह इस लॉकेट को भी घर पर छोड़ आया था। थोड़ी देर चलने के बाद रिचर्ड अचानक रुक गया। कहलन ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? रिचर्ड बोला, आज दोपहर इस रास्ते से कोई गया है। कहलन बोली, तुम्हें कैसे पता चला? मकड़ी के जाले, रास्ते में मकड़ी के जाले नहीं हैं। शायद कोई यात्री यहाँ से गुजरा हो, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। तुम अपनी आंखें खुली रखना, मेरा घर अब आने ही वाला है। जब रिचर्ड का घर आ गया तो वो एक बड़े देवदार के पेड़ के पीछे छुपकर घर की ओर देखने लगे। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा, जिसे वो हमेशा बंद रखता था, खुला हुआ था। घर का सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। रिचर्ड घर के अंदर जाने ही लगा तो कहलन ने उसे रोका और फुसफुसा कर कहा, तुम्हारे पिता भी शायद इसी तरह घर आए थे। शायद वो अंदर गए जैसे तुम जा रहे हो और अंदर दुश्मन घात लगाए बैठा था। रिचर्ड ने थोड़ा सोचा, कहलन सही कह रही है। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और फिर घर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जिसे मुझे लेना ही है और मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। मैं पीछे से छिपकर खिड़की से घुसकर अपना सामान ले लूंगा और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। रिचर्ड कहलन को अकेले रास्ते पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे लेकर झाड़ियों के बीच से होते हुए घर के पीछे पहुंचकर रुक गया और कहलन को वहीं रुकने का इशारा किया। कहलन को एक पेड़ के नीचे छोड़कर रिचर्ड ने सावधानी से घर की ओर बढ़ना शुरू किया। वो सूखी पत्तियों पर चलने से बचते हुए अपने घर की पिछली खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा। उसने देखा पूरा घर बिखरा हुआ था। बिस्तर के गद्दे के कपड़े तक फाड़े गए थे। सारी किताबें फाड़ी गई थी और उनके पन्ने फर्श पर बिखरे थे। कमरे के दूर की तरफ सामने वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला था, लेकिन इतना नहीं कि अंदर देखा जा सके। धीरे धीरे उसने अपना सर खिड़की के अंदर डाला और बिस्तर के पास देखा। इत्तेफाक से उसका बैग और लॉकेट ठीक वहीं पर था जहां उसने उन्हें छोड़ा था। रिचर्ड ने अपना हाथ ऊपर किया और खिड़की के अंदर की ओर पहुंचने लगा। अचानक सामने वाले कमरे से एक चरमराहट की आवाज आई, एक चरमराहट जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। डर से उसका शरीर ठंडा पड़ गया। ये उसकी कुर्सी की चरमराहट की आवाज थी। बिना आवाज किए वो नीचे उतर गया। कोई सामने वाले कमरे में उसकी कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो थोड़ी देर रुका, फिर जल्द ही
उसने अंदर हाथ डालकर बड़ी सावधानी से अपना बैग और लॉकेट बिस्तर के नजदीक से उठाया। उसका चाकू बिस्तर के दूसरी तरफ एक छोटी मेज पर था। उसे लेने का कोई मौका नहीं था। बिना आवाज किए रिचर्ड वापस जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने लॉकेट को पहन लिया। कैहलन वहीं पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी जहां रिचर्ड ने उसे छोड़ा था। दोनों फिर चुपचाप वहां से निकल गए। घर से दूर आकर दोनों ने राहत की सांस ली। जेड का घर वहां से बहुत दूर था और रात में रास्ता बहुत खतरनाक था। जब तक रोशनी थी वो दोनों चलते रहे। रिचर्ड सोच रहा था उसके घर में जो कोई भी था, हो सकता है वो वही हो जिसने उसके पिता की भी हत्या की थी। उसका घर ठीक उसी तरह बिखरा हुआ था जैसे उसके पिता का। रिचर्ड चाहता था कि वो उस आदमी का सामना कर पाता या कम से कम देख पाता कि वो कौन था, लेकिन उसके मन की आवाज ने उसे वहां से दूर जाने की चेतावनी दी थी। तो कैहलन बोली। उसकी आवाज से रिचर्ड का ध्यान टूटा। तो क्या तुम जो कुछ लेने गए थे उसे ले लिया? हाँ, रिचर्ड बोला। ऐसी क्या चीज है जिसे लेने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली रिचर्ड? रिचर्ड बोला, मुझे अपना बैकपैक लेना था। कैहलन अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर रिचर्ड को बोली, रिचर्ड साइफर, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये विश्वास करूं कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ अपना बैकपैक लाने के लिए? रिचर्ड बोला, कैहलन, तुम अब वो कर रही हो जिससे मुझे तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे। रिचर्ड का ये कहने का मतलब था कि उसके भी कुछ राज है जो वो बताना नहीं चाहता। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, कैहलन ने धीरे से कहा। रिचर्ड सोच रहा था, क्या वो लोग मेरे घर में वही सीक्रेट बुक खोज रहे थे? लेकिन इस बुक के बारे में सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं, मेरे पिता, मैं खुद और वो चीज जिसका ये दांत लॉकेट में मैंने पहन रखा है। किताब के सच्चे मालिक को भी नहीं पता कि किताब कहाँ है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, रिचर्ड रात बिताने की जगह के बारे में सोचने लगा। वो कुछ ऐसे बड़े पेड़ों के बारे में जानता था जो अंदर से खोखले होते हैं और अंदर काफी जगह होती है। ऐसे पेड़ों को वेवॉर्ड पाइन्स कहा जाता है। ऐसे खोखले पेड़ यात्रियों के रात गुजारने के लिए सबसे सही जगह होती है। अचानक से एक मक्खी रिचर्ड की गर्दन पर आकर बैठ गई। रिचर्ड उस मक्खी को मारने के लिए अपनी गर्दन पर हाथ मारने ही वाला था, पर कैहलन ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। रिचर्ड की आंखों में देखते हुए कैहलन ने उसे आवाज न करने का इशारा किया, फिर उसकी कलाई छोड़ दी। कैहलन के चेहरे के हाव भाव से रिचर्ड जान गया कि वो बहुत डरी हुई है। रिचर्ड की आंखों को देखते हुए कैहलन ने अपना चेहरा उसके इतना करीब कर दिया कि कैहलन की सांसों की गर्मी रिचर्ड को महसूस हो रही थी। मेरी बात सुनो, वो बहुत धीमे से बोली। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, बिल्कुल हिलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना मत, वरना हम मारे जाएंगे। मक्खियों को काटने दो। अपनी आंखों के इशारे से कैहलन ने रिचर्ड को जल्दी से उस पार देखने के लिए कहा। पहले तो रिचर्ड को कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे जंगली सूअर की। रिचर्ड ने ध्यान से देखा और वो कांप उठा। शाम की मंद रोशनी में 2 चमकती हरी आंखें उसकी दिशा में देख रही थी। वो 2 पैरों पर खड़ा था जैसे कोई आदमी हो, पर वो बहुत बड़ा था और उसकी एक लंबी पूंछ थी। मक्खियां उसकी गर्दन काट रही थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इंतजार कर रहा था। उसकी चमकती हरी आंखें शिकार को ढूंढ रही थी। उसकी लंबी पूंछ धीरे से हवा में झूल रही थी। जंगली मक्खियों के काटने से खून की बूंदें रिचर्ड की गर्दन से बह रही थी। वो मक्खियों के हर डंक का दर्द सह रहा था।
अपना सर पीछे फेंकते हुए उस बीस्ट ने अपना मुंह खोला और हवा में फुफकार मारी। रिचर्ड ने अपना पूरा ध्यान अपने दर्द पर केंद्रित कर लिया। कहलन को भी वो मक्खियां काटने लगी। दर्द से उसकी उंगलियां उसकी कलाई में धंस गई, लेकिन वो हिली नहीं। फिर एकदम से सारी मक्खियां, यहाँ तक कि वो भी जो रिचर्ड और कैल्हन को गर्दन पर काट रही थी, उस बीस्ट की तरफ लौट गई। उस बीस्ट की पीठ से बड़े पंख निकले और उसने चारों तरफ देखा। वो सीधा खड़ा हुआ, 2 बार उछला और हवा में उड़ गया। देखते ही देखते वो सीमा की दिशा में गायब हो गया। मक्खियां भी उसके साथ ही चली गई। कहलन और रिचर्ड अपनी पीठ पर लुढ़क गए, तेज सांस लेते हुए डर से थक कर। रिचर्ड को उन गांव वालों की याद आई जिन्होंने कहा था कि आसमान से आई हुई चीजें लोगों को खा जाती है। रिचर्ड ने उन पर तब विश्वास नहीं किया था। कहलन अभी भी अपनी पीठ पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी। वो तेजी से सांसें ले रही थी। वो आखिर क्या चीज थी कहलन? रिचर्ड ने पूछा। कहलन ने गहरी सांस लेते हुए बोला, ये एक लंबी पूंछ वाला गार था। तभी कहलन ने एक मक्खी को उसके पंखों से पकड़ते हुए कहा, ये एक ब्लड फ्लाई है। गार इनसे अपना शिकार करते हैं। ये मक्खियां शिकार को खोजती हैं और उसे काटती हैं। आवाज सुनकर गार शिकार को पकड़ लेता है। गार मक्खियों को अपने ऊपर लगाते हैं। हम दोनों बहुत खुशनसीब है कि ये एक लंबी पूंछ वाला गार था। अगर ये छोटी पूंछ वाला गार होता तो हम मारे जाते। छोटी पूंछ वाले गार बड़े और ज्यादा समझदार होते हैं। वो अपनी मक्खियों को गिनते हैं। रिचर्ड डर, थकान और दर्द से जूझ रहा था। वो चाहता था कि बुरा सपना खत्म हो जाए। वो कहलन से बोला, जब उस स्क्वाड ने हम पर हमला किया था तो तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी कि क्या हो रहा है, और मैंने भी तुम पर दबाव नहीं डाला। पर अब कोई मेरे भी पीछे है। मैं घर भी नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम ये जानने का हक है कि चल क्या रहा है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। कहलन बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। बस मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। रिचर्ड ने देखा कि कहलन ठंड से कांप रही है। बैकपैक से उसने एक कंबल निकाला और उसे कहलन के चारों ओर लपेट दिया। रिचर्ड बोला, दूसरी तरफ एक वेवॉर्ड पाइन है। हम उसके अंदर आज की रात गुजारेंगे। वहां मैं तुम्हारे लिए आग भी जला दूंगा। वेवॉर्ड पाइन क्या होता है ये? कहलन ने पूछा। स्टोरी लवर्स, कहानी का ये भाग यहीं खत्म होता है। आशा है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। हम कहानी का अगला भाग जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय।